नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। डर का माहौल है, बहुत डरे हुए हैं क्योंकि कभी भी हमलावर आकर गोली चलाते हैं और काम तमाम। हम पाकिस्तान के आतंकवादियों की बात कर रहे हैं जिनके लिए लग रहा है कि पाकिस्तान अब सेफ हेवन नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान में भारत के दुश्मन या आतंकवादी मारे जा रहे हैं। ये कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सुना है कि अब जेल के अंदर हाफिज सईद को डर लग रहा है। हाफिज सईद का परिवार भी डरा हुआ है। हाफिज के परिवार को आईएसआई ने किसी सेफ हाउस में पहुंचा दिया है। इसके अलावा मसूद अजहर और पीओके में छिपा सैयद सलाउद्दीन भी डरा हुआ है, क्योंकि कल ही कराची में हाफिज के एक साथी को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर मार दिया। इसी आतंकवादी ने 26/11 के हमलावरों को कराची से रवाना करने से पहले शरण दी थी, लेकिन अब वो जहन्नुम रसीद कर दिया गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड लश्कर तैयबा का सरगना हाफिज सईद था। जिन 10 आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया था, उन्हें पीओके में जकीउर रहमान लखवी ने ट्रेनिंग दी थी। मुंबई की जिन जगहों पर हमला करना था, उसकी रेकी डेविड कोलमैन हेडली ने की थी। साजिद मीर ने हमले के दौरान आतंकियों के हैंडलर की भूमिका निभाई थी। और एक और शख्स था जिसने कराची से रवाना करने से पहले इन 10 आतंकियों को शरण दी थी। उसका नाम था मुफ्ती फारूक कैसर। कल मुफ्ती फारूक कैसर कराची में हुए एक हमले में मार दिया गया। सोलह वर्षों के बाद 26/11 के हमलों का बदला लिया जा रहा है। आतंकियों के स्वर्ग पाकिस्तान में ही अब आतंकी मारे जा रहे हैं। कनाडा में खालिस्तान के और पाकिस्तान में लश्कर से लेकर जैश तक के आतंकियों में खौफ फैला है। कौन था मुफ्ती फारूक कैसर? सबसे पहले यह जानना जरूरी है। आतंकी हाफिज सईद का बहुत बड़ा साथी था। वो हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का संस्थापक सदस्य था। फारूक कैसर कराची के सामनाबाद इलाके में एक मदरसा चलाता था। वो मदरसे में छात्रों को जिहाद और कट्टरता का पाठ पढ़ाता था। 26/11 के हमलावर जब कराची से चले थे, तो उससे पहले कैसर ने ही उन्हें कराची में अपने इसी मदरसे में शरण दी थी। इसके अलावा मुफ्ती फारूक कैसर ने ही मुंबई के आतंकी हमलावरों को भारतीय मुद्रा भी दी थी। कल फारूक कैसर अपने मदरसे के छात्रों के साथ जा रहा था, जैसा कि इस सीसीटीवी में दिख रहा है। आगे कुछ छात्र चल रहे हैं और पीछे फारूक कैसर है। तभी अचानक से गोली चलती है। वो 5-6 कदम दौड़ता है, लेकिन तभी गिर पड़ता है और घायल हो जाता है। गोलीबारी देखकर उसके साथ चल रहे बाकी के छात्र भाग खड़े हो गए। सब अपनी जान बचाकर भागे, कोई रुका नहीं। फारूक कैसर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में 26/11 हमले का एक और आरोपी मुफ्ती फारूक कैसर जहन्नुम रसीद हो गया। पाकिस्तान के सारे आतंकवादी इस वक्त शॉक और कोमा में हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कैसे काम चलेगा। पाकिस्तान से यह खबरें निकल कर आ रही हैं कि इस घटना के बाद जेल में हाफिज सईद की सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है। पिछले साल दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तान ने हाफिज सईद को 31 साल की जेल की सजा सुनाई है। हाफिज सईद टेरर फाइनेंसिंग का आरोपी है, लेकिन यह भी पता चला है कि जेल में हाफिज सईद को पूरी सुविधाएं दी जाती हैं। सजा तो बस दुनिया को दिखाने के लिए दी गई है। अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में हाफिज के गुर्गों और आतंकियों पर हमले हो रहे हैं, उससे उसे डर तो लग ही रहा होगा, क्योंकि डर सबको लगता है।
फिलहाल इस घटना पर पाकिस्तान और उसकी मीडिया में बहुत खामोशी है, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया वही करता है जो आर्मी कहती है, और आर्मी कभी नहीं चाहती कि हाफिज सईद के गुर्गों की हत्या की खबर छपे। बहुत खोजने पर डॉन न्यूज की यह हेडलाइन मिली, जिसमें टारगेटेड अटैक तो लिखा है, लेकिन कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। हो कुछ भी, पाकिस्तान के आतंकियों के लिए सितंबर का महीना बहुत बुरा बीत रहा है। एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। 28 सितंबर को ही हिजबुल के आतंकी जियाउर रहमान को कराची में अज्ञात हमलावरों ने मारा था, और कल यानी 30 सितंबर को हाफिज के एक और साथी आतंकी कैसर फारूक को भी अज्ञात लोगों ने कराची में मार डाला। सरहद पार भले ही सन्नाटा हो, लेकिन सरहद के इस तरफ यानी भारत में रिएक्शन मिलने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी इस लिस्ट में हाफिज सईद के बेटे के मर जाने की खबर भी डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हों, कहर बरप रहा है। बीजेपी के ये विधायक भले ही कह रहे हों, लेकिन हाफिज सईद के बेटे की हत्या के बारे में कोई सबूत नहीं मिला है। हां, आप गूगल पर हाफिज सईद सर्च करेंगे तो दसियों हेडलाइन यही निकलेंगी कि हाफिज सईद का बेटा लापता हो गया या मारा गया। हिंदी हो या अंग्रेजी, भारत के कई अखबारों में यह खबर छपी है कि हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन को ढेर कर दिया गया है। हालांकि खबर है कि हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन ना तो किडनैप हुआ है और ना ही उसकी हत्या हुई है, बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कमालुद्दीन को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान में लश्कर के आतंकियों पर हमले हो रहे हैं जिसमें वो मारे जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई लश्कर के आतंकियों को बचाने की कोशिश कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कमालुद्दीन के भाई तलहा की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। 2019 में हाफिज सईद के दूसरे बेटे तलहा पर भी जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बचा था। तलहा सईद लश्कर का फाइनेंस संभालता है। पाकिस्तान में आतंकी हमले में मारे भी जा रहे हैं और आतंकी हमले भी हो रहे हैं। शुक्रवार को बलूचिस्तान में हुए हमले में 60 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और पाकिस्तान ने फिर से रॉ का राग अलापना शुरू कर दिया है। कहते हैं जी राह मुलव्वस है। आप किस चीज में मुलव्वस हैं? आप रोक क्यों नहीं रहे राह को भैया? अगर आप में इतना तपड़ है फिर तो आप रोकते क्यों नहीं उसको? और अपना होमवर्क ना करें। अब टीटीपी ने कहा है हमने नहीं किया, फिर आपने पहले आपकी कोशिश यही थी। मैं बिल्कुल इसको वॉच कर रहा था बड़ा क्लोजली। पहले ये सोचते रहे शायद टीटीपी ने किया, उन्होंने कहा भी हमने नहीं किया। फिर ये सोचते रहे आईएसआई ने किया होगा, उसके पीछे ये जाने की कोशिश करते रहे। अब तीसरा वहां से भी कुछ नहीं मिला, इन्होंने राह पे लगा दिया। जिस चीज को इन्होंने जिसके बारे में जवाब ना देना हो, जिस चीज का चैप्टर क्लोज करना हो, ये फौरन कह देते हैं ये जी राह ने किया है, फिर उसके बाद स्टोरी खत्म। बड़ी बात यह है कि देश के बाहर भी भारत के दुश्मनों का सफाया हो रहा है। पिछले 1.5 से 2 साल में बहुत से दुश्मनों का सफाया हो चुका है। अब एक एक करके नाम नोट करते जाइए। इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का हाईजैकर जहूर मिस्त्री पिछले साल कराची में मारा गया। 1985 की एयर इंडिया कनिष्क में बॉम्बिंग का आरोपी रिपुदमन सिंह मलिक कनाडा के सरे में मारा गया। नवंबर 2022 में खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा पाकिस्तान के लाहौर में मारा गया। नवंबर 2022 में ही इटली में खालिस्तानी आतंकी हैप्पी संघेड़ा की हत्या हुई। जनवरी 2023 में लाहौर में खालिस्तानी आतंकी हरमीत सिंह उर्फ हैप्पी की हत्या हुई। 6 मई 2023 को लाहौर में एक और खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंजवड़ मारा गया। 15 जून 2023 को लंदन में अमृतपाल के हैंडलर अवतार सिंह खंडा की मौत हुई। 18 जून को कनाडा के सरे में खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। 8 सितंबर को लश्कर के कमांडर रियाज उर्फ अबू कासिम कश्मीरी की पीओके के एक मस्जिद में हत्या हुई। 21 सितंबर को कनाडा के विनिपिग में खालिस्तान समर्थक गैंगस्टर सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुक्खा दुनिक्का मारा गया। 28 सितंबर को कराची में हिजबुल का आतंकी जियाउर रहमान मारा गया। और अब
30 सितंबर को कराची में लश्कर का एक और आतंकी मुफ्ती कैसर फारूक मारा गया है। यानी पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक धड़ाधड़ आतंकवादी मारे जा रहे हैं। इसीलिए तो आतंकियों में डर फैला हुआ है। खालिस्तान और पाकिस्तानी आतंकियों का यह डर पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक और इंग्लैंड से लेकर स्कॉटलैंड तक फैला हुआ है। खालिस्तानियों का यही फ्रस्ट्रेशन कनाडा से 5,729 किलोमीटर दूर स्कॉटलैंड के ग्लासगो में भी दिख रहा है। यह वीडियो ग्लासगो के गुरुद्वारे का है, जहां खालिस्तानी ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी का न सिर्फ विरोध कर रहे हैं, बल्कि उन पर हमला करने की भी कोशिश कर रहे हैं। भारत ने अपने उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी के साथ हुई इस घटना की शिकायत की है। मारपीट और हमला करने की कोशिश करने वाले खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ ब्रिटिश विदेश कार्यालय और मेट्रोपॉलिटन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। जांच में पता चला है कि भारतीय उच्चायुक्त पर हमला करने वाले 3 खालिस्तानी समर्थक स्थानीय नहीं हैं और सभी स्कॉटलैंड के बाहर के इलाकों से आए थे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वही खालिस्तानी बना रहे हैं ताकि वो इस वीडियो के जरिए अपना प्रोपेगेंडा फैला सकें, और वो यही कर रहे हैं। वीडियो के अंत में इसे कनाडा में हुए घटनाक्रमों का बदला बता रहे हैं। पर ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਬੰਦ ਆਇਆ ਨਾ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਥਿਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਗਲਾਸਗੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। As you've just seen, we're here at the Guru Granth Sahib Gurdwara in Glasgow. We heard that the Indian ambassador from London and Edinburgh were going to be here. We got to the Gurdwara. There was no. We weren't rude. We were very kind of went to the Gurdwara, did matha tek. We had langar, and then we came outside because we heard the car had come up, and they got to the car park here. They saw that 3 Singhs were stood here, and they turned the car around and went. This is exactly how we should be greeting any Indian ambassador, anyone from the Indian government who comes to the Gurudwara in an official capacity under any excuse of doing visa applications or whatever it might be. We know the games that they're playing. We know what's happened in Canada. गुरुद्वारे में काउंसलर और समुदाय के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बातचीत आयोजित की गई थी और इसीलिए भारतीय उच्चायुक्त वहां गए थे, लेकिन तभी उनके ऊपर यह हमला हुआ। खालिस्तानी चरमपंथियों ने भारतीय उच्चायुक्त की कार का दरवाजा भी बहुत हिंसक तरीके से खोलने की कोशिश की। उधर इस घटना पर अब ग्लासगो के इस गुरुद्वारा मैनेजमेंट की भी सफाई आई है। मैनेजमेंट का कहना है ग्लासगो क्षेत्र के बाहर से कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। भारतीय उच्चायुक्त की यात्रा को बाधित किया गया। भारतीय उच्चायुक्त के जाने के बाद भी इन उपद्रवी लोगों ने गुरुद्वारा परिसर में लोगों को परेशान करना जारी रखा। स्कॉटलैंड पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। ग्लासगो गुरुद्वारा इसकी निंदा करता है। गुरुद्वारा सभी लोगों के लिए, सभी समुदायों के लिए खुला है। दूसरी तरफ इंग्लैंड में खालिस्तानियों की करतूतों और गुंडागर्दी की पोल खोलता एक ये वीडियो भी वायरल है। ये खुद एक सिख हैं, भारत की बात करते हैं तो इंग्लैंड के खालिस्तानियों ने इनका जीना मुहाल कर दिया है। खुद इन्हीं से सुन लीजिए। हरमन जी है और हम द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज टू शो दैट कि हाउंसलो और लंदन कितना सेफ है हम इंडियनों के लिए और लोगों के लिए जो हरमन जी जैसे है जो अपने स्टैंड के लिए खड़े हैं। हरमन जी क्या हुआ? सबको सत श्री अकाल, राम राम और जय हिंद। मैं हरमन सिख हूं एक, और मैं इन खुतिस्तानियों के खिलाफ हूं। इनके खिलाफ मैं बोलता हूं इंग्लैंड के अंदर। तो ये पिछले 8 महीने से लगे हैं, मेरे पे हमले कई बार कर दिए। ये मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं और कल रात से एकदम से इनके फिर से फोन आने शुरू हो गए कि हम तेरे को मारने आ रहे हैं, तेरे को जान से मार देंगे, चुप हो जा। तो कल रात को मेरे घर के बाहर आए। पहले तो रात को गाड़ियों पे पेंट फेंक के गए लाल कलर का, बताने के लिए कि खून के धब्बे हैं, अब तुम्हारी बारी है। उसके बाद अब आधे घंटे पहले उन्होंने अभी ये गोली मार के गए गाड़ी के अंदर। खालिस्तानी की खोतिस्तानी
इंग्लैंड के अंदर दरिंदगी फैला रहे हैं, आम आदमी को मारने की कोशिश कर रहे हैं, जो सच बोल रहे हैं उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरह का डर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हाफिज सईद और उसके तमाम जो उस तरह के लोग हैं, वो तमाम लोग जो हैं इस वक्त डर में हैं, खौफ में हैं। इंडिया टीवी ने भी हरमन सिंह से बात करके उनका दर्द जानने की कोशिश की। आपके साथ क्या हुआ? आपकी गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, खालिस्तानी आए, उन्होंने क्या किया आपके साथ? आपके घर के ऊपर कैसे अटैक किया? क्या फायरिंग की उन्होंने? क्या सिचुएशन है और क्या कंप्लेंट की आपने अभी तक इसकी? मैं रात को घर पहुंचा 12 बजे करीब, मगर उससे पहले 12 बजे घर पहुंचने से पहले कल रात को मुझे काम के 4-5 फोन आए थे खोतिस्तानियों के। इनको मैं खोतिस्तानी बोलता हूँ, सॉरी, आई डोंट कॉल देम खालिस्तानी, क्योंकि खालसा इज वेरी प्योर वर्ड, सो आई डोंट यूज खालिस्तान, आई यूज खोतिस्तान। तो मुझे कल रात को 4-5 फोन आए खोतिस्तानियों के कि वी आर कमिंग टू किल यू, बच के रहे या बोलना बंद कर हमारे खिलाफ, अदरवाइज हम आ रहे हैं तुमको मारने के लिए। मेरे पे हमले पहले भी हो चुके हैं, लेकिन वो बातें पुरानी हो गई हैं। लेकिन रात को घर पहुंचा और सुबह जब सो के उठा मैं, तो बाहर गया 7 बजे, तो देखा मेरी गाड़ी पे लाल रंग का निशान थे बहुत सारे, जैसे किसी ने खून फेंक दिया हो। कोई बात नहीं, उसके बाद में वापस अंदर आया, फिर पुलिस को फोन किया, फिर आई वेंट टू पुलिस स्टेशन, और जब तक मुझको 3-4 घंटे लगे रिपोर्ट लिखवाने में, वापस घर पहुंचा। उस दरमियान somebody drive past, they shoot on my car। वापस मैंने फिर पुलिस को फोन किया, फिर पुलिस आई फटाफट से देखने के लिए, लेकिन पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। जैसे मैंने उनको कहा कि आई नो द एड्रेसेस ऑफ द पीपल हु अटैक्ड मी बिफोर, मैंने आपको उनके एड्रेसेस नेम सब दिए हुए हैं, तो आप जाके अरेस्ट करो। वो लोग पे फिर से हमला कर रहे हैं। पुलिस बोलती है वी डोंट हैव एनफ एविडेंस टू अरेस्ट एनीवन। तो अभी कैमरे में कोई नहीं आया तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो उनका कहने का मतलब है जब तक मैं जान से नहीं मारा जाऊंगा, दे विल नॉट डू एनीथिंग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा कि उनका रूटीन गड़बड़ा गया है? डिसिप्लिन लाइफ जीने वाले प्रधानमंत्री मोदी किस बात से परेशान हैं? सोने और खाने को लेकर उन्होंने आज क्या चर्चा की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा फिट और ऊर्जा से भरे रहते हैं। वो करोड़ों देशवासियों के रोल मॉडल हैं। लोकल और थिंक ग्लोबल का मंत्र देने वाले मोदी क्यों रूटीन बिगड़ने की बात कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वच्छता, फिटनेस और डिसिप्लिन सनातन के इस मूल मंत्र में ही जिंदगी का तंत्र छिपा है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर इसका मतलब और महत्व समझाया, हालांकि उन्होंने कुछ चिंता भी जताई। मैं ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जितना चाहिए, लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। 2 चीजों में मेरा अभी डिसिप्लिन नहीं आ रहा है। एक, खाने का टाइमिंग, और दूसरा, सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए, वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी का रूटीन कैसे गड़बड़ हो गया? उनकी एक्सरसाइज, डाइट और नींद का संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? स्वच्छता दिवस पर मोदी ने इसका राज खोला। इसकी सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री का बिजी शेड्यूल है। कभी वो चुनाव में बिजी होते हैं तो कभी विदेश दौरों में। इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में लगातार रैलियां कर रहे हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी G20 में बिजी थे। जब चुनाव और विदेशी एंगेजमेंट नहीं होते तो प्रधानमंत्री देश के 140 करोड़ लोगों की समस्याएं सुलझाने में लगे रहते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता दिवस पर अंकित बयानपुरिया से बातचीत में उन लोगों को भी टिप्स दिया जो काम के बोझ की वजह से एक्सरसाइज के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। मैंने एक बार एक सोशल मीडिया पोस्ट देखा था, किसी बच्ची ने मेरी माँ का जिम ऐसा करके वीडियो रखा था, और उसमें मेरी माँ सुबह से शाम जो काम कर रही है, चक्की चलाती है, वो भी उसका जिम है, कपड़े धोती है, वो भी उसका जिम है। इतना इफेक्टिव बनाया। आमतौर पर 6 घंटे या 7 घंटे की नींद आदर्श मानी जाती है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्रधानमंत्री मोदी रोजाना 3.5-4 घंटे ही सोते हैं। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फिर दिन में कभी नहीं सोते हैं। पीएम मोदी की दिनचर्या रोजाना सुबह 4 बजे शुरू हो जाती है। वो रोजाना 18-18 घंटे तक काम करते हैं।
2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। पीएम बनने के बाद उन्होंने 3000 से अधिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। मेरी नींद बहुत कम है। मेरे डॉक्टर मित्र जितने हैं वो इस बात को लेकर के मुझे लगातार सलाह देते रहते हैं कि मुझे अपनी नींद बढ़ानी चाहिए, मुझे मिनिमम 5 घंटे 6 घंटे सोना चाहिए। मेरे हेल्थ के लिए भी मुझे बताया जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा वर्कहॉलिक बन गया हूँ और कई सालों से मेरी आदत हो गई है। मैं मुश्किल से 3.5-4 घंटे सोता हूँ, लेकिन वो मेरी बहुत साउंड स्लीप होती है। मैं बिस्तर पे जाता हूँ, 30 सेकंड में मुझे नींद आ जाती है, 30 सेकंड में। और सुबह जब मेरा उठने का समय होता है, ठीक उसी समय उठता हूँ। तो एक प्रकार से साउंड स्लीप है, लेकिन मेरी बहुत कम स्लीप है। मुझे दिन भर कभी सोना नहीं पड़ता है, मैं दिन भर काम करता रहता हूँ। और उसका एक कारण है, मैं योग और प्राणायाम इससे जुड़ा हुआ हूँ। कभी कारणवश साल में 1-2 बार मैं बहुत थकान अगर महसूस करता हूँ तो मैं डीप ब्रीथिंग करने की आदत रखता हूँ। 5 मिनट 10 मिनट डीप ब्रीथिंग कर लिया तो मैं फिर फ्रेश होकर के फिर अपने काम में लग जाता हूँ। आप मुझे सुबह मिलेंगे तो भी मैं इतना तेज तर्रा रहता हूँ, रात को मिले तो भी वैसा ही रहता हूँ। कम नींद लेने के बावजूद मोदी इतने फिट और तरोताजा कैसे हैं? उनकी फिटनेस का सीक्रेट क्या है? क्या उनकी फिटनेस का सीक्रेट उनकी डाइट में छिपा है? मोदी गुजराती खाना पसंद करते हैं। मोदी बिना तेल घी वाला खाना खाते हैं। वो खाने में मिलेट से बने भोजन को तरजीह देते हैं। मोदी नाश्ते में गुजराती डिशेस पसंद करते हैं। नाश्ते से पहले वो अदरक की चाय पीना पसंद करते हैं। शाम को करीब 4 बजे मोदी एक बार फिर चाय पीते हैं। उनका लंच हल्का होता है। उनके पसंदीदा व्यंजनों में खिचड़ी, कढ़ी, उपमा और खाकरा शामिल है। वो सर्दियों में बाजरे की रोटी खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा मोदी ईट लोकल और थिंक ग्लोबल पर जोर देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब कि लोकल फूड खाओ, उससे सेहत भी ठीक रहेगी और इकोनॉमी भी। लोकल फूड खाने से स्थानीय किसानों को फायदा होगा और लोगों को सस्ता भी मिलेगा। प्रधानमंत्री की सेहत का एक और बड़ा सीक्रेट सहजन की पत्तियों से बने पराठे। कई मंच से मोदी इन्हें सेहत का खजाना बता चुके हैं। सहजन का इस्तेमाल आयुर्वेद की 300 औषधियों में किया जाता है। सहजन में कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सहजन के पराठे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के लिए रामबाण है। लोगों को लगता है कि फिटनेस का मतलब है खाना पीना। आपका जो ईट लोकल थिंक ग्लोबल का जो मंत्र मैं समझता हूं आज के लिए तो भारत के लिए बहुत एकदम से मेल खा रहा है। और ये काफी कुछ जो मैं बताता रहता हूं वोकल फॉर लोकल, और उसको भी एक प्रकार से बल दे रहा है। कितना खाएं उसके बजाय कैसे खाएं और कैसा खाएं, इसका महत्व बहुत है। और मेरी अपनी भी एक रेसिपी है। ये मेरी अपना इनोवेशन है, ऐसा मेरा क्लेम नहीं है, लेकिन मैं ये जो ड्रमस्टिक है मोरिंगा, ये न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं सुनता रहा हूं। तो फिर मैं खुद उसके परोठे बनाता था और मैं उसके परोठे खाता था। और मेरे सप्ताह में 1-2 बार आज भी मैं इसका उपयोग करता हूं। और आज मुझे लगा है, और आपने हैशटैग की चर्चा की है, तो मैं भी मेरी ये रेसिपी जरूर पब्लिक के लिए रखूंगा। ज्यादातर नेता 5 स्टार होटल में खाना शान समझते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को जब भी मौका मिलता है वो लोकल फूड को तरजीह देते हैं। G20 के दौरान हुनर हाट में जाकर पीएम मोदी ने पूर्वांचल और बिहार के लोकल फूड लिट्टी चोखा का आनंद लिया था। उन्होंने वहां कुल्हड़ वाली चाय पीते हुए इसकी जमकर तारीफ भी की थी। कुछ दिन पहले जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत के दौरे पर आए थे। पीएम मोदी उन्हें दिल्ली के बुद्धा जयंती पार्क ले गए थे और उन्होंने गोलगप्पे भी खाए थे और दोनों नेताओं ने कुल्हड़ चाय का भी आनंद लिया था। इसके पीछे भी मोदी का एक गणित है। विदेशों में भारत के लोकल फूड की पहचान बनेगी और डिमांड बढ़ेगी, जिससे विदेशियों को सेहत का फायदा होगा और भारत की अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम हैं। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ
भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई। खाने के अलावा मोदी ऐसा क्या करते हैं जो हमेशा ऊर्जा से भरे होते हैं और थकावट का निशान तक उनके चेहरे पर नहीं दिखाई पड़ता? मोदी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। इसके बाद खुले पार्क में एक्सरसाइज के लिए पहुंचते हैं। ओस से भीगी घास पर वो नंगे पैर चलते हैं। सूरज की पहली किरण आते ही मोदी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पार्क में बने ट्रैक पर मोदी वॉक करते हैं। इसके अलावा उनके एक्सरसाइज के लिए पार्क में एक पत्थर की चट्टान भी रखी गई है, जिसमें मोदी कुछ देर एक्सरसाइज करते हैं। उनकी सुबह की एक्सरसाइज अनुलोम विलोम और प्राणायाम पर जाकर खत्म होती है। यही उनकी फिटनेस और पॉजिटिव एनर्जी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। हालांकि मोदी ज्यादातर गंभीर रहते हैं, लेकिन जब किसी महफिल में कोई नौजवान उनकी फिटनेस का सीक्रेट पूछता है तो वो मजाक भी करते हैं। हम भी अपने लाइफ में यूज करके देश हित के लिए काम कर सकें आपकी यह ऊर्जा से। इसके कई जवाब हो सकते हैं। एक तो जवाब अगर मुझे हंसी खुशी की शाम के रूप में देना है तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं पिछले 2 दशक से करीब 20 साल से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। देश के 140 करोड़ लोगों को मोदी का एक ही संदेश है, सपने बड़े देखो और उन्हें पूरा करने में जुट जाओ। थकान कभी पास फटकेगी भी नहीं। एक पुरानी शायद घटना आपने सुनी होगी कि कोई तीर्थ स्थान था एक पर्वतमाला पर और तराई के अंदर कोई संत महात्मा बैठे थे और एक 8 साल की बच्ची अपने 3 साल की उम्र के भाई को उठा करके उस पहाड़ी पर चढ़ रही थी। तो उस संत ने उसको पूछा, अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, ये तो मेरा भाई है। तो संत ने दोबारा पूछा, अरे तुझे, मैं तुम्हारा कौन रिश्तेदार है नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुझे पूछ रहा हूं तुझे थकान नहीं लग रही है, इसको उठा के चल रही हो? तो उस बच्चे ने दोबारा जवाब दिया, वो तो मेरा भाई है। तो संत ने तीसरी बार पूछा, अरे मैं तुझे नहीं पूछ रहा हूं तेरा रिश्तेदार कौन है, मैं पूछ रहा हूं अरे तुझे थकान नहीं लग रही है क्या? तीसरी बार उस बच्चे ने कहा, बाप जी ये मेरा भाई है, भाई का थकान नहीं लगता है। मेरे लिए 125 करोड़ देशवासी ये मेरा परिवार है। मोदी को जब भी बिजी शेड्यूल में वक्त मिलता है वो योग को तरजीह देते हैं। उनका कहना है कि योग वे ऑफ लाइफ है। उनकी कोशिशों से आज पूरी दुनिया योग की कायल है। यहां तक कि अरब के मुस्लिम देशों में भी योग को जीवन पद्धति के तौर पर अपनाया जा रहा है। साथियों, दुनिया के लोगों के लिए योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। प्लीज रिमाइंड, ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, बल्कि योग अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है। हमारा दिन योग के साथ शुरू हो, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है? लेकिन हमें योग को किसी एक खास समय और स्थान तक ही सीमित नहीं रखना है। हमने देखा भी है, हमारे यहां घर के बड़े, हमारे योग साधक दिन के अलग अलग समय में प्राणायाम करते हैं। कई लोग अपने ऑफिस में भी काम के बीच में कुछ देर दंडासन करते हैं, फिर दोबारा काम शुरू करते हैं। हम कितने भी तनावपूर्ण माहौल में क्यों न हो, कुछ मिनट का ध्यान हमें रिलैक्स कर देता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। इसलिए हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है।
हमें योग को जानना भी है, हमें योग को जीना भी है, हमें योग को पाना भी है, हमें योग को अपनाना भी है। प्रधानमंत्री मोदी त्योहार भी अलग स्टाइल में मनाते हैं। दिवाली का त्योहार उनके दिल के करीब है। पीएम बनने के बाद वो हर दिवाली सेना के जवानों के साथ मनाते हैं, कभी करगिल तो कभी जैसलमेर में, तो कभी उन बॉर्डर इलाकों में जो बेहद दुर्गम है। पीएम मोदी ऐसा क्यों करते हैं, इसे समझना जरूरी है। सेना के जवान जान हथेली पर रखकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। जब प्रधानमंत्री उनके साथ दिवाली मनाने पहुंचते हैं तो उनका हौसला 7वें आसमान पर होता है। उन्हें भी महसूस होता है कि देश के प्रधानमंत्री उनके बारे में कितना सोचते हैं, उनकी कितनी फिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान। मोदी ने अंकित बयानपुरिया के साथ लगाई झाड़ू। आखिर पीएम मोदी ने अंकित को क्यों चुना? कौन है ये सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पहलवान? मेहनत करते हो, कामयाबी मिल रही नहीं मिल रही कोई कामयाबी अपने आप घर चल के आएगी। अब जब लिखा होगा जो वो अपने वक्त पे मिल जाएगा। हमारा काम है काम करते रहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता कार्यक्रम के तहत श्रमदान किया। हाथों में झाड़ू लेकर पीएम मोदी साफ सफाई करते नजर आए। इसका वीडियो भी पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर जारी किया। लेकिन पीएम मोदी के इस वीडियो की चर्चा इसलिए और ज्यादा होने लगी क्योंकि उनके साथ देसी पहलवान अंकित बयानपुरिया भी नजर आए। उन्होंने पीएम के साथ स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और सड़क की साफ सफाई की। इस दौरान पीएम और अंकित एक दूसरे से कई सवाल जवाब करते नजर आए। राम राम ने क्या अंकित, आज हम तुझसे कुछ सीखेंगे। फिटनेस के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, उसमें ये स्वच्छता अभियान कैसे मदद करेगा? वातावरण को स्वस्थ रखना तो हमारा कर्तव्य है। वो स्वस्थ तभी हम समझते हैं। हमारे सोनीपत में गांवों में कैसा है लोगों का स्वच्छता का में विश्वास कैसा है? अब थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं स्वच्छता की तरफ। फिजिकल एक्टिविटी के लिए कितना समय देते हैं? सर दिन में 4 से 5 घंटे। आपको भी देख के थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि आप भी इतनी एक्सरसाइज करते हो। मैं ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में दिखना चाहिए। लेकिन मैं डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। 2 चीजों में मेरा भी डिसिप्लिन होना है। एक खाने का टाइमिंग, दूसरा सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए। माँ देश को सुधारने के लिए आपको जागना पड़ता है। पीएम मोदी के साथ अचानक अंकित बयानपुरिया को देखकर हर कोई दंग था। सबके मन में सवाल था कि आखिर वो पीएम तक कैसे पहुंच गए, तो इसका जवाब उन्होंने खुद दिया। कैसे संपर्क हुआ, क्या चीजें, थोड़ा कहानी के बारे में बताएं। लोग जानना चाहते, देश जानना चाहते कि कैसे प्रधानमंत्री के साथ तक आप पहुंचे। थोड़े दिन पहला मैंने अप्लाई किया था, जो कर दिल्ली इच्छा थी बहुत दिन थे, कई साल पहला थे कि भाई प्रधानमंत्री जी से मिलना होगा। तो पहला नू थी कि भाई मेडल होगा जब मिलेंगे। फिर इसके बाद मैंने पीएम ऑफिस में संदेश डाला था कि भाई मैंने मिलना है, ये है। तो 2-3 दिन पहला मेरे द्वारा फ़ोन आया था, पीएम ऑफिस में गए। यकीन तो ना हुआ था, पर फिर भी मैं आ गया दिल्ली। फिर सुबह से भी यकीन ना था, फिर आज मिलने जब यकीन हमारा विसरण है। आज मेरा 75 वार्ड का 95वां दिन। सुबह की सारी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर। सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग और 0 हेटर्स की इमेज के साथ पॉपुलर हुए अंकित बयानपुरिया हैं कौन, तो पहले आपको ये बताते हैं। अंदर चाले, फिर 15 मिनट खींची मैंने रस्सी, फिर डेकली सपाटे मारे। अंकित बयानपुरिया का असली नाम अंकित सिंह है, जो हरियाणा के सोनीपत के बयानपुर गांव के रहने वाले हैं।
अंकित एक देसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया ब्लॉगर और रेसलर हैं। अंकित बयानपुरिया सोशल मीडिया पर भारत की पारंपरिक और स्वदेशी वर्कआउट तरीकों को बढ़ावा देने के लिए फेमस हुए हैं। अंकित फिलहाल प्राइवेट जॉब करते हैं। इससे पहले वो फूड डिलीवरी का भी काम कर चुके हैं। अंकित बयानपुरिया ने सबसे पहले YouTube पर अपने करियर की शुरुआत हरियाणवी खाकर नाम के अपने चैनल पर हरियाणवी में फनी वीडियो डालकर की। अंकित बयानपुरिया ने 2013 में ये चैनल बनाया था। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपना फोकस फनी वीडियो से हटाकर डाइट और वर्कआउट सहित फिटनेस की चीजों पर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने YouTube चैनल का नाम बदलकर अंकित बयानपुरिया रख लिया। हमने विस्तारा ने आज मेरा 75 वार्ड का 94वां दिन 4 बजे उठ के 2 घंटे। यहीं से अंकित बयानपुरिया की जर्नी शुरू हुई। अंकित अपने चैनल पर देसी कुश्ती, सपाटे, रस्सी पर चढ़ना, दौड़ना, पारंपरिक कुश्ती वाले वर्कआउट के वीडियो डालते हैं। फिर हमने घुमाया मुकदर, डंबल मार के मैंने बना वर्कआउट कर दिया, खत्म। बादाम बना का बादाम पिए। आज अंकित के इंस्टाग्राम पर करीब 5 मिलियन और यूट्यूब चैनल पर 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अंकित को लोगों ने इसलिए पसंद किया क्योंकि वो गांव के एक देसी लड़के की तरह सबके सामने आए, जिसने अपनी बॉडी बनाने के लिए कोई फैंसी जिम या प्रोटीन पाउडर का सहारा नहीं लिया। उन्होंने देसी तरीके से जबरदस्त बॉडी बनाई है, इसीलिए देश का बच्चा बच्चा उनका फैन बन रहा है। फिर बैठ गया मैं शिव पुराण पढ़ना, आज हमने पढ़ा। अंकित बयानपुरिया उस वक्त ज्यादा चर्चा में आए थे जब उन्होंने 75 हार्ड नाम का एक फिटनेस चैलेंज लिया था, जिसके हर दिन की जर्नी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर शेयर की थी। 27 जून को अंकित बयानपुरिया ने 75 हार्ड चैलेंज की शुरुआत की थी। 75 हार्ड चैलेंज 2020 में अमेरिकी उद्यमी और लेखक एंडी फ्रिसेला ने बनाया था। इस चैलेंज में सेल्फी लेना, शराब या जंक फास्ट फूड ना खाना, डेली 4 से 5 लीटर पानी पीना, दिन में 2 बार वर्कआउट करना, रात को सोते वक्त एक किताब के 10 पन्ने पढ़ना जैसे दैनिक कार्य शामिल है। इनमें से किसी भी कार्य को पूरा करने में असफल होने का मतलब है कि चैलेंज को फिर से पहले दिन से शुरू करना है। अंकित ने अपने मानसिक दृढ़ता को बढ़ाने के लिए इस चुनौती को स्वीकार किया था। उनका 75 हार्ड चैलेंज 11 सितंबर 2023 को पूरा हुआ था। 75 हार्ड चैलेंज के बाद अंकित की पॉपुलैरिटी आसमान पर पहुंच गई। इन 75 दिनों में अंकित के हजारों से मिलियन में फॉलोअर्स पहुंच गए। लाखों लोग उनके राम राम सारियाने बोलने के तरीकों को भी कॉपी करने लगे। यही वजह है कि आज पीएम मोदी ने भी अंकित से उनके 75 हार्ड चैलेंज के बारे में ही पूछ लिया। आपका जो 75 डेज चैलेंज है उसमें क्या करते हैं? उसमें 5 रूल फॉलो करने हैं। एक तो 2 टाइम वर्कआउट हो, उसमें 2 टाइम होना चाहिए। हाँ, 2 टाइम होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। एक इंडोर हो, एक आउटडोर हो। दोनों आउटडोर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा 4 लीटर पानी। एक बुक पढ़नी है, 10 पेज कोई भी बुक हो, उसमें मैं अपनी पुराण पढ़ने लग रहा हूँ। अच्छा, पहले श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी थी, अब शिव पुराण पढ़ने लग रहा है। और चौथा रूल है उसका स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है। और चौथा अपनी एक सेल्फी लेनी है, प्रोग्रेस ट्रैक करनी है।